अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना आर्टिकल नंबर 8.4 डिस्कस करेंगे जो अल्कीन फैमिली पर है, अल्कीन्स क्लास पर। अल्कीन क्लास अल्केन से कैसे मुख्तलिफ हैं? अल्केन जो हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेकिन अल्कीन फैमिली के मेंबर्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें चेन में एटलीस्ट वन डबल कोवलेंट बॉन्ड ज़रूर मौजूद होते हैं। इसी तरह इनको अल्केन फैमिली को हम जनरली पैराफिन्स कहते हैं, लेकिन इन्हें हम ओलिफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स अल्केन को उनकी लो रिएक्टिविटी की वजह से कहा जाता है, और अल्कीन को ओलिफिन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इस क्लास के जो लोअर मेंबर्स हैं वो क्लोरीन या ब्रोमीन दोनों के साथ ऑयली प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। अल्केन क्लास का जनरल फार्मूला है CnH2n+2, लेकिन ऐसे अल्कीन फैमिली के मेंबर जिनमें सिर्फ एक बार डबल बॉन्ड आता हो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरल फार्मूला CnH2n से। सबसे सिंपलेस्ट मेंबर दो कार्बन कंटेनिंग इथिलीन, जिसे हम इथीन भी IUPAC सिस्टम में कहते हैं, इसका जनरल फार्मूला है C2H4। दो कार्बन एटम एक दूसरे के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड के साथ लिंक होते हैं, और बाकी की दो वैलेंसेस हर कार्बन एटम की हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती हैं। अल्कीन फैमिली में हमें डाईईन्स या पोलीईन्स भी मिलते हैं। डाईईन्स वो हैं जिनमें चेन में दो बार फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा हो, और पोलीईन्स उन अल्कीन्स को कहते हैं जिनमें दो से ज़्यादा बार डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा हो चेन में। तो ये पॉलीफंक्शनल अल्कीन्स कहलाती हैं, डाईईन्स भी और पोलीईन्स भी। आर्टिकल नंबर 8.4.1 जो है वो इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से मुतल्लिक है। पहला मेथड इनका क्या है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। अगर हम अल्काइल हेलाइड्स लें तो उनकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से हमारे पास अल्कीन प्रिपेयर हो सकते हैं। डी का वर्ड इस्तेमाल होता है रिमूवल के लिए। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन टुगेदर फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम। लेकिन हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल करवाने के लिए हमें कौन सा ऐसा रिएजेंट लेना पड़ता है? वो है KOH अल्कोहलिक। ये आपके पास जनरल फार्मूला है किसी भी अल्काइल हैलाइड का। आर की चेन जो है वो किसी भी लेंथ की हो सकती है, लेकिन अगर चेन में कहीं भी एक बार भी हेलोजन एटम कहीं पे भी आ जाए तो अब हम उस क्लास को फिर क्या कहेंगे? अल्काइल हैलाइड फैमिली। अब इन दो एडजेसेंट कार्बन एटम, नेबरिंग कार्बन एटम में से एक से हेलोजन और एक से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो हम अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का नाम देंगे। पोटेशियम इस हेलाइड आयन के साथ पोटेशियम हेलाइड फॉर्म कर लेता है, और हाइड्रोक्साइड आयन इस हाइड्रोजन के साथ वाटर, और जो आपका रिजल्टिंग प्रोडक्ट है वो अल्कीन की फॉर्म में अपीयर होता है। जहाँ से हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होंगे इन्हीं दो कार्बन एटम के दरमियान आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये आपके पास जनरल फार्मूला आ गया अल्कीन का कि इस R ग्रुप के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ दो एडजेसेंट कार्बन एटम जिनमें से एक से हेलोजन और एक से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये एक जनरल रिएक्शन था, जनरल इक्वेशन थी जिससे हमने इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड किया। अब हम अपने एग्जांपल नंबर 1 पर आ जाते हैं जो कि इथाइल ब्रोमाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम IUPAC सिस्टम में 1 ब्रोमो इथेन या सिंपली ब्रोमो इथेन भी कह सकते हैं। दो कार्बन की चेन है, फर्स्ट कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप ब्रोमो मौजूद है, 1 ब्रोमो इथेन या सिंपली ब्रोमो इथेन, और कॉमन सिस्टम हमने नोमेनक्लेचर में इस कंपाउंड को कहा जाता है इथाइल ब्रोमाइड। इससे अगर हमने प्रिपेयर करना हो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी अल्काइल हैलाइड हो तो उस पर क्या अप्लाई हो सकती है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। चूँकि ये एक अल्काइल हैलाइड है, हम इस पर जब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन अप्लाई करेंगे तो लेना क्या पड़ेगा? KOH अल्कोहलिक। तो आगे हमारे पास अल्कीन आ जाएगी। अब देखते हैं कैसे। मैंने इस कंपाउंड को ओपन करके लिखा। कार्बन के इर्द गिर्द 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और ब्रोमीन है। इन दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम में से अगर हमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी हो तो हम KOH अल्कोहलिक लेंगे, पोटेशियम ब्रोमीन के साथ KBr या पोटेशियम ब्रोमाइड फॉर्म कर लेगा, OH हाइड्रोजन के साथ वाटर फॉर्म कर लेगा H2O, और इन दो कार्बन एटम जिनमें से हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल हुआ है या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हुई है उसके दरमियान आ जाएगा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो ऑलरेडी मौजूद है। इस तरह दो कार्बन वाली अल्कीन आपके पास आएगी। दो कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड होगा तो दो ही कार्बन वाली अल्कीन आएगी। इसको कॉमन लैंग्वेज में इथिलीन और IUPAC सिस्टम में इथीन कहते हैं। अपनी प्रैक्टिस के लिए एक और एग्जांपल करते हैं।
ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिखें CH3, फिर CH2 वाली कार्बन आ गई, फिर CH2 वाली कार्बन के साथ एक ब्रोमो ग्रुप भी अटैच है। QH अल्कोहल लिख लेंगे HBr, हाइड्रोक्साइड आयन इस हाइड्रोजन आयन के साथ वाटर दे देगा, पोटेशियम आयन इस ब्रोमीन के साथ KBr या पोटेशियम ब्रोमाइड फॉर्म कर देगा। और इन्हीं दो नेबरिंग का, अब देखें इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये CH3 आप इसी तरह लिखेंगे। जो कार्बन पहली वाली है वो अपना हेलोजन रिमूव करेगी और दूसरी वाली एडजेसेंट अपना प्रोटॉन। तो यहाँ पर खाली क्या बच जाएगा, 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे, 1 2 3। इसको हम प्रोपिलीन, 3 कार्बन वाली अल्कीन प्रोपिलीन या सिंपली 1 प्रोपीन का नाम देंगे। 1 प्रोपीन ऑब्टेन हुई। तो आपने क्या कंक्लूड किया, 3 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड हुआ तो आपके पास 3 ही कार्बन वाली अल्कीन आई, 1 प्रोपीन। अभी आपने देखा पहला मेथड कि अगर अल्काइल हैलाइड से आपको अल्कीन तैयार करने हो तो आपको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी पड़ेगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम 2 एडजेसेंट कार्बन एटम। और उसके लिए जो आपको केमिकल या रिएजेंट या रिएक्टेंट लेना पड़ेगा वो है अल्कोहलिक KOH। सेकेंड मेथड है डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डीहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू गिव अल्कीन। तो जो हम वैसे हम बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए, लेकिन अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बेस्ट मेथड पूछा जाता है तो आप बताएंगे एलुमिना Al2O3 एट अ टेम्परेचर ऑफ 340 to 450। या आपके पास अल्कोहल है, जनरल फार्मूला मैंने अल्कोहल का लिखा है, R की लेंथ कुछ भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। डीहाइड्रोजनेशन में 2 नेबरिंग कार्बन इन्वॉल्व थे, डिहाइड्रेशन में भी 2 नेबरिंग कार्बन इन्वॉल्व होंगे। एक कार्बन अपना OH एक्सपेल करेगी, दूसरा हाइड्रोजन वाटर जहाँ पे निकल जाएगा डिहाइड्रेशन के दौरान, और इन्हीं 2 कार्बन एटम जहाँ से रिमूवल वाटर हुआ है उनके दरमियान आ जाएगा डबल बॉन्ड। जनरल फार्मूला था अल्कीन का RCH, और इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आने के बाद ये वाली कार्बन CH2 की फॉर्म में। अब हम ट्रू एग्जांपल्स लेके दूसरे डिहाइड्रेटिंग एजेंट पे भी ये रिएक्शन अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कि दूसरे डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो इसके अलावा एलुमिना के अलावा, ये तो बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जो दूसरे यूज़ हो सकते हैं वो फास्फोरस पेंटॉक्साइड है, P4O10 कंसनट्रेटेड H2SO4 और फास्फोरिक एसिड, इन्हें भी डिहाइड्रेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। हमें पता है कि अल्कोहल की 3 क्लासेज हैं, मैं आपको अपने लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि अल्कोहल की 3 क्लासेस होती हैं, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल जो हैं वो सबसे आसानी से डिहाइड्रेट हो जाते हैं, दूसरे नंबर पर सेकेंडरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल बहुत मुश्किल से डिहाइड्रेट होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड H2SO4 और बहुत हाई टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ता है प्राइमरी अल्कोहल के लिए। अब हम तीनों टाइप के अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को बारी बारी डिहाइड्रेट करना सीखेंगे कैसे ये डिहाइड्रेट होते हैं। पहला वाला ये जो जनरल फार्मूला है ये प्राइमरी अल्कोहल का है, RCH2CH2OH। चूँकि प्राइमरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना सबसे मुश्किल है तो हमें कम से कम 75% H2SO4 और 140 से 170 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होगा। बाकी जिस तरह कि मैं आपको बता चुकी हूँ, डिहाइड्रेशन में 2 नेबरिंग या 2 एडजेसेंट कार्बन एटम इन्वॉल्व होती हैं। ये वाली कार्बन अपना हाइड्रोजन आयन रिमूव करेगी, ये हाइड्रोक्सिल वाटर की फॉर्म में, और इन्हीं 2 नेबरिंग कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। चूँकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ये कार्बन CH की फॉर्म में रह जाएगी, और यहाँ से OH रिमूव हुआ है, इसमें दोनों के दोनों हाइड्रोजन बरकरार रहेंगे। तो हमारे पास जो नई अल्कीन आएगी उसका जनरल फार्मूला होगा RCH डबल बॉन्ड CH2। फिर मैंने कहा था जो प्राइमरी अल्कोहल है इन्हें सबसे मुश्किल है, इसके मुकाबले में सेकेंडरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना आसान है, और उससे भी ज़्यादा आसान टर्शरी को है। अब कैसे आसान है, इधर तो हमें कम से कम 75% कंसनट्रेटेड H2SO4 चाहिए, लेकिन यहाँ पर 60% H2SO4 से भी काम चल जाएगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होगा। अब आपके पास इधर वाली भी कार्बन इसकी नेबरिंग है और इधर भी, आगे मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ब्रीफली अभी मैं बताऊंगी आपको कि हाइड्रोजन के रिमूव होने का रूल आप याद रखें कि जो है हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन से रिमूव होता है प्रेफरेबली जिस पे लेस हाइड्रोजन हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हैं, तो हाइड्रोजन जो है ना ज़्यादा जो स्टेबल उसका प्रोडक्ट होगा वो वही होगा जिसमें हाइड्रोजन लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन एटम से रिमूव हो।
तो अब आप देखेंगे इस CH3 को आप ऐसे ही अनटच रहने देंगे, हालांकि इस कार्बन का नेबर ये भी कार्बन है और ये भी, आप दो नेबरिंग कार्बन एटम में से OH और H को रिमूव करते हैं तो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट या ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, जिसमें हाइड्रोजन कम में उस वाले कार्बन से आपने हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो बाकी और फैक्टर्स में जो उनकी बेसिस पे भी ये एक्सप्लेन होता है, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अभी चूँकि आपने उस चैप्टर में, इस चैप्टर में वो चीज़ें पढ़ी नहीं हुई हैं, तो इसलिए मैं बहुत ईजीएस्ट वे में आपको समझाना चाहूँगी ताकि आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट कभी गलत ना हो। तो ये आपने याद रखना है कि ये हाइड्रोजन चूँकि कम में तादाद में यहाँ से प्रेफरेबली हाइड्रोजन रिमूव होगा और ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट यही होगा। RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और साथ में वाटर निकल गया। तो प्राइमरी अल्कोहल को ज़्यादा मुश्किल है डिहाइड्रेट करना, ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी देना पड़ेगा और कंसनट्रेटेड एसिड यूज़ होगा। ये कंपैरेटिवली इजी है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से टर्शियरी अल्कोहल डिहाइड्रेट हो जाते हैं। हम 20% H2SO4 और 85 डिग्री के टेम्परेचर पे भी इनको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। ये टर्शियरी अल्कोहल क्यों है? क्योंकि OH एक ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जिसके साथ फर्दर तीनों तरफ अल्काइल रेडिकल है। इसको हमने सेकेंडरी अल्कोहल क्यों कहा है? क्योंकि इसके दो तरफ अल्काइल रेडिकल मौजूद हैं, इस तरफ CH3 और इधर CH2 और सिर्फ एक साइड पे हाइड्रोजन मौजूद है। तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर में कि टर्शियरी अल्कोहल वो होते हैं जिसमें OH किसी ऐसी कार्बन के साथ अटैच हो जिसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हो। अब आप देख रहे हैं कि इस कार्बन का ये भी कार्बन नेबरिंग है और ये भी, चूँकि दोनों में हाइड्रोजन एटम की तादाद इक्वल है, तो आपके लिए मस्ट है का इस वाली कार्बन से तो आपने OH रिमूव कर देना। ये तो आप चाहे तो इससे हाइड्रोजन रिमूव कर दें, तब डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। अगर आप इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो मैंने फिलहाल क्या किया, यहाँ वाली कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया। प्रोडक्ट के नाम पर और उसके स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप ये वाली नेबरिंग ले लेते हैं या ये ले लेते हैं। तो फिर R के बाद कार्बन आ गया और इस वाले CH3 को मैंने जो है ना उससे हाइड्रोजन रिमूव नहीं किया, वो वैसे ही अनचेंज आ जाएगा। इस वाली नेबरिंग कार्बन एटम से मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया, तो ये दोनों नेबरिंग कार्बन एटम जब OH और H रिमूव कर देंगे तो इन्हीं दो के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा और आपके पास एक ब्रांच चेन अल्कीन आएगी। ये स्ट्रेट चेन अल्कीन नहीं है। जब आप लॉन्गेस्ट चेन को नंबर करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे अब हमें पता नहीं है कि R ग्रुप क्या है। हो सकता है लॉन्गेस्ट चेन इस तरफ हमारी आ जाए, तो इस R ग्रुप के ऊपर डिपेंड करते हुए आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके इस कंपाउंड के अंदर जो ब्रांच होगी उसको भी आइडेंटिफाई कर लेना है और उसका नाम दे देना। तीसरा मेथड जो है वो है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसनल डायलाइड्स। विसनल डायलाइड्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें किसी भी कार्बन की चेन में दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर या दो नेबरिंग कार्बन एटम पर एक साथ हेलोजन एटम्स आ जाएं। ये दो नेबरिंग कार्बन एटम है, दोनों पर हेलोजन मौजूद है। इस कंपाउंड को विसनल डायलाइड कह सकते हैं। डीहेलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हेलोजन। तो जिंक और नॉन एक्वस सॉल्वेंट मेथनॉल हम ले लेते हैं। जिंक जो है वो दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम से हेलोजन को रिमूव करके खुद जिंक हैलाइड फॉर्म कर लेता है और इन्हीं दो कार्बन एटम में डबल बॉन्ड आ जाता है, RCH डबल बॉन्ड CH2। अब हम एग्जांपल 2 ले लेते हैं, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ये दो कार्बन वाला अल्केन है इथेन, दोनों नेबरिंग कार्बन एटम पर दो ब्रोमीन एटम है। विसनल डायहाइड क्लास है इसकी और इसका अपना नाम है 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इथेन का डेरिवेटिव है और दोनों के दोनों कार्बन एटम पर ब्रोमो है। प्रीफिक्स यूज़ करेंगे डाई का। जिंक और नॉन एक्वस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इसकी डी हो जाएगी डी हेलोजिनेशन। जिंक ब्रोमाइड निकलने के बाद आपके पास इथिलीन या इथीन बनेगा। दो कार्बन वाला विसनल डायलाइड था इथेन का डेरिवेटिव, उसने इथीन ही आपको दी है। नेक्स्ट जो कंपाउंड है ये भी एक विसनल डायलाइड है क्योंकि 4 कार्बन की चेन में सेंटर वाले दोनों नेबरिंग कार्बन एटम पे ब्रोमो ग्रुप मौजूद है। पहली दो पे भी होता तो फिर भी विसनल डायलाइड होता है। सेंटर वाली दो दूसरी और तीसरी पे भी है तब भी हम इसको विसनल डायलाइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दो नेबरिंग कार्बन एटम पर जब हेलोजन मौजूद हो तो हर उस कंपाउंड को विसनल डायलाइड कहते हैं। अब लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम है, 2 पे भी ब्रोमो है, 3 पे भी, तो इस कंपाउंड को आईयूपैक सिस्टम में हम कहेंगे 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। जिंक और नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अब देखें कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आपने डिहाइड्रेशन करवानी है तो जिंक और मेथनॉल से काम नहीं चलेगा। बेस्ट मेथड में आप एलुमिना 340 डिग्री सेंटीग्रेड और बाकी डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो यूज़ कर सकते हैं वो फॉस्फोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड H2SO4। इसी तरह अगर आपने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी है तो जिंक से काम नहीं चलेगा।
डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए आपको KOH अल्कोहलिक लेना पड़ेगा। इसी तरह विस्नल डायलाइट के लिए बाकी आप कोई चीज़ नहीं लेंगे, जिंक और नॉन एक्वस मेथनॉल लेंगे। आपने जिंक को डायलाइट की फॉर्म में यहाँ पे रिमूव कर देना ZnBr Br2 की फॉर्म में, और इन्हीं दो नेबरिंग कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड जब आ जाएगा तो लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन डबल बॉन्ड, चाहे आप उस तरफ से नंबर करें या इधर से, इस कंपाउंड का नाम बनेगा 2-ब्यूटीन। चौथा मेथड अल्कीन की सिंथेसिस का है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। आप इलेक्ट्रोलिसिस मेथड अल्केन की प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ कर सकें, कोल्ड मेथड भी इसको कहते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि जब आप अल्केन की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना पड़ता है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ एक बार COOH ग्रुप आए। लेकिन जब आपने अल्कीन तैयार करने होते हैं तो आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना पड़ता है। ये एक सक्सेनिक एसिड आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, COOH CH2CH2COOH आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर में कि ये 4 कार्बन वाला एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसकी कार्बन नंबर 1 के बाद कार्बन नंबर 2 CH2 की फॉर्म में है, तीसरी कार्बन भी CH2 की फॉर्म में है, और चौथी कार्बन पे फिर यही फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इलेक्ट्रोसिस के लिए हमें एसिड नहीं, उनके सॉल्ट्स चाहिए होते हैं। अगर हम दोनों हाइड्रोजन को किसी बेस के ज़रिए रिप्लेस कर दें, मसलन 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करवा के, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इन दोनों प्रोटॉन की जगह मेटल एटम सोडियम ले लेगा और हम फिर इसको सक्सेनिक एसिड में सॉल्ट कहेंगे, डाइसोडियम सक्सिनेट। अपनी वाटर में आयनाइजेशन के बाद ये 2 आयंस प्रोड्यूस करता है, एक एनाइन जिसमें दोनों कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और दोनों सोडियम जो है उनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। जब डाइसोडियम सक्सिनेट आयन अपने दोनों सोडियम आयन को एक्सपेल कर देगा तो 2 सोडियम आयन एक्सपेल करने के बाद आपके पास 2 नेगेटिव चार्जेस जो है ना वो अपीयर होंगे, एक इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर और एक इस वाले ऑक्सीजन पर। अगर हम इस डाइसोडियम सक्सिनेट सॉल्ट को वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ले लें तो हम जो है अल्कीन को तैयार कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, हर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। जो एनाइन यानी नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं वो एनोड पर जाकर ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। या आपके पास एक सक्सिनेट आयन है CH2C+O। इसका जब हम स्ट्रक्चरल फार्मूला ओपन करके देखेंगे तो ये 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन डबल कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच है कार्बनिल कार्बन की फॉर्म में, और एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नीचे भी यही सिचुएशन है, एक कार्बन कार्बनिल कार्बन की फॉर्म में और एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में दोनों ऑक्सीजन एटम एनोड पर जाने के बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन देगी। ये भी ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और ये भी देखें नेगेटिव चार्ज हमेशा, मैंने कल भी बताया था, कल के लेक्चर में भी, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाकी बचेगा और इस पे भी अनपेयर्ड। अब ये डाइसक्सिनेट एनाइन नहीं रहा, पहले ये डाइसक्सिनेट एनाइन था, लेकिन अब ये फ्री रेडिकल बन गया। हर वो स्पीशीज जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। ये फ्री रेडिकल अनस्टेबल होने की वजह से अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल कर देंगे। इस CH2 और इस कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन दोनों अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हुए डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी और ये भी। इस बॉन्ड की क्लीवेज के बाद एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर और एक इस कार्बन पर भी शिफ्ट हो जाएगा। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर करके एक और कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगी। सिग्मा बॉन्ड तो पहले ही था, एक पाई बॉन्ड भी आ जाएगा, और इस तरह आपके पास इथीन और कार्बन डाइऑक्साइड 2 प्रोडक्ट हैं एनोड के। तो हमने क्या देखा, एनोड पर डाइसक्सिनेट आयन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के बाद 2 ऑक्सीजन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है, और इसी वजह से कहला रहा है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इस CC बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। कार्बन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी है, ये तो फॉर्म कर लेंगे 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के। इन दोनों कार्बन पर पहले ही सिग्मा बॉन्ड तो मौजूद है,
लेकिन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जब आएगा और ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएगा तो ये दोनों इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद एक और बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, जिससे हमारे पास आ जाएगी इथीन। जो कैटाइन होते हैं वो कैथोड पर जाते हैं। अब कैटाइन इनमें से है सोडियम आयन, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोसिस वाटर की प्रेजेंस में हो रही है और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम आयन से ज़्यादा है, तो कैथोड पर वो सोडियम आयन की बजाय वाटर की रिडक्शन होगी। वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयन होंगे, दो मोल्स वाटर के हैं और 2 ही मोल्स इलेक्ट्रॉन के। हाइड्रोजन आयन जो है वो H2 गैस में चेंज हो जाएंगे और जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये अनचेंज इसी तरह मौजूद रहेंगे, 2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। और इसके बाद क्या होगा, 2 मोल्स सोडियम आयन के और 2 ही हाइड्रोक्सिल आयन के ये रैक करके फॉर्म कर लेंगे 2 मोल्स ऑफ NaOH। 2 मोल्स ऑफ NaOH। सोडियम आयन ने रिडक्शन क्यों नहीं शो की, क्योंकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम आयन के मुकाबले में ज़्यादा है, तो उसके हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाएंगे और हाइड्रोक्सिल आयन 2 मोल्स वैसे ही अनचेंज उस इलेक्ट्रोड पर जनरेट होंगे। तो सोडियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयन मिलके फॉर्म कर लेंगे NaOH। तो ये दो प्रोडक्ट दोनों में से हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बनी और बाकी जो नीचे रिमेनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में आपके पास रह जाएगा वो NaOH होगा। फिफ्थ और लास्ट मेथड क्या है कि हम अल्काइंस की पार्शियल हाइड्रोजनेशन या कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन से भी अल्कीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजनेशन करते वक्त पैलेडियम बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन ले लेते हैं तो वहाँ पर सिस अल्कीन ऑब्टेन होते हैं। मैं आपको चैप्टर 7 में सिस अल्कीन के बारे में बता चुकी हूँ। सिस अल्कीन वो अल्कीन्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द दोनों अल्काइल दोनों सेम ग्रुप सेम साइड पर आ जाएं। अब देखें 2 अल्काइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन सेम साइड ऑफ स्पेस हैं, दोनों R ग्रुप भी और हाइड्रोजन भी। ट्रांस अल्कीन कौन से होते हैं, जिसमें जो हाइड्रोजन और R अल्काइल ग्रुप स्पेस की ऑपोजिट साइड पे लाइक कर रहे हो। अगर हम लोगों ने कंट्रोल हाइड्रोजनेशन के दौरान सोडियम लिक्विड अमोनिया -33 पे लिए तो हमें सिस अल्कीन मिलने के बजाय ट्रांस मिले। ये रिएक्शन और भी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 2 ब्यूटाइन की एग्जांपल ले लिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद CH3। अगर हम हाइड्रोजनेशन के वक्त पैलेडियम बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन ले लेते हैं तो हाइड्रोजनेशन के बाद दोनों कार्बन एटम में एक एक हाइड्रोजन का इजाफा हो जाएगा और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी बजाय क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। आपके पास दोनों कार्बन एटम के ऊपर आपको नज़र आ रहा है जो मैंने ये ब्लॉक में शो की हुई है, इसमें सिर्फ मिथाइल ग्रुप है, लेकिन हाइड्रोजनेशन होने के बाद इन 2 कार्बन एटम पर हाइड्रोजन का इजाफा हो जाएगा। अब हाइड्रोजनेशन के बाद हर कार्बन पर एक एक मिथाइल और एक एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन मौजूद है। सिस स्ट्रक्चर में आपके पास दोनों हाइड्रोजन आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पर आ जाएंगे और मिथाइल भी सेम साइड पर आ जाएंगे। तो ये सिस अल्कीन बनाने के लिए पैलेडियम बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन लिया। लेकिन अगर आपने यही वाली अल्काइन ट्रांस में चेंज करनी है तो आप हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन का इजाफा इधर हो जाएगा और एक इधर। फिलहाल इस कार्बन पर सिर्फ एक एक मिथाइल ग्रुप है, इस कार्बन पर भी एक मिथाइल है, इस कार्बन पर भी एक मिथाइल है, लेकिन हाइड्रोजनेशन के बाद इधर एक हाइड्रोजन का इजाफा हो जाएगा और इधर भी हाइड्रोजन और पाई बॉन्ड एक ब्रेक हो जाएगा। अब जब हम इस वाली मेथड से अल्काइन को अल्कीन में चेंज करेंगे तो इन दोनों कार्बन पर एक एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन आ तो गया है, लेकिन दोनों मिथाइल स्पेस की ऑपोजिट साइड पर हैं और हाइड्रोजन भी दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं। इस वाली अल्कीन को हम कहेंगे ट्रांस 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH3। डबल बॉन्ड वाली कार्बन एटम में से एक पर मिथाइल और एक पे हाइड्रोजन, एक पे मिथाइल और एक पे हाइड्रोजन। ये 2 आइसोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ट्रांस आइसोमर वो होगा जिसमें दोनों मिथाइल और दोनों हाइड्रोजन स्पेस की ऑपोजिट साइड पर हो, और सिस आइसोमर वो होगा जिसमें दोनों मिथाइल और हाइड्रोजन स्पेस की सेम साइड पर हो। तो मैंने 2 ब्यूटीन के ट्रांस आइसोमर को अगर ऑब्टेन करना है तो हाइड्रोजनेशन के वक्त मुझे चाहिए होगा सोडियम लिक्विड अमोनिया -33, और अगर मुझे इसी 2 ब्यूटीन का सिस आइसोमर तैयार करना है तो दोनों अल्काइल ग्रुप और दोनों हाइड्रोजन एटम सेम साइड पर लाने के लिए मुझे पैलेडियम बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन लाना होगा। तो ये थे आज हमारे सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्कीन के, ये हमारी वीडियो थी पूरी अल्कीन के प्रिपरेशन पर। नेक्स्ट पर हम इंशाल्लाह फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे अल्कीन क्लास की।